कहते हैं कि हर इंसान का एक अतीत होता है, लेकिन इस औरत का अतीत इतना खतरनाक था कि उसने अपनी पूरी पहचान ही बदल दी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस दिन उसके दुश्मनों ने उसके परिवार की तरफ कदम बढ़ाया, उसी दिन एक सीधी सादी बहू की मौत हो गई और जन्म हुआ उस खूंखार महिला का, जिसके नाम से अपराधियों की दुनिया कांपती है। आखिर ये महिला कौन है, उसने अपनी असली पहचान क्यों छिपाई और उसके अतीत का राज क्या है? आइए जानते हैं फिल्म मां इंटी बांगाराम की पूरी कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर अनिरुद्ध और उसकी पत्नी स्वर्णा से, जो एक बस में बैठकर अपने गांव लौट रहे होते हैं। दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव साफ दिखाई देते हैं। अनिरुद्ध अंदर ही अंदर घबराया हुआ था, जबकि स्वर्णा के मन में एक नए परिवार से मिलने की उम्मीद के साथ साथ अनजाना सा डर भी था। दरअसल करीब 3 साल पहले अनिरुद्ध ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर स्वर्णा से लव मैरिज कर ली थी। उसके पिता रमैया राजू गांव के सबसे रसूखदार और सख्त उसूलों वाले इंसान थे। बेटे की इस शादी को उन्होंने परिवार की इज्जत के खिलाफ मानते हुए उसी दिन उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन अब 3 साल बाद अनिरुद्ध की छोटी बहन की शादी थी। बहन की शादी की खबर सुनकर वह अपनी पत्नी के साथ इस उम्मीद में गांव लौट रहा था कि शायद इतने सालों बाद उसके पिता का गुस्सा शांत हो चुका होगा और परिवार उसे दोबारा अपना लेगा। सफर खत्म होते ही जैसे ही बस स्टैंड पर बस रुकती है, अनिरुद्ध और स्वर्णा नीचे उतरते हैं। वहां से दोनों सीधे अपने घर पहुंचते हैं। घर के बाहर पहुंचते ही अनिरुद्ध का छोटा भाई शरत, जो महकमे में एक जांबाज पुलिस ऑफिसर है, तुरंत उनके पास आ जाता है। वह दोनों का सामान संभालता है और बिना देर किए उन्हें घर के अंदर चलने के लिए कहता है। उसने जानबूझकर घर में किसी को भी उनके आने की खबर नहीं दी थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर पिता रमैया राजू को पहले ही इसकी भनक लग जाती तो शादी का पूरा माहौल बिगड़ जाता और घर में बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। कुछ ही देर बाद जैसे ही अनिरुद्ध अपनी पत्नी स्वर्णा के साथ घर के आंगन में कदम रखता है, वहां की रौनक पल भर में खामोशी में बदल जाती है। कुछ देर पहले तक जहां शादी की तैयारियों के बीच हंसी खुशी का माहौल था, वहीं अब हर किसी की नजर अनिरुद्ध पर टिक जाती है। अपने बेटे को सामने देखकर रमैया राजू का चेहरा गुस्से से भर उठता है। उनकी नजरों में अनिरुद्ध आज भी वही बेटा था जिसने परिवार की मर्यादा से ऊपर अपनी पसंद को रखा था, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। हालांकि घर की महिलाओं के समझाने के बाद मामला किसी तरह शांत होता है। सास कामाक्षी और घर की दादी परिवार की खुशी को देखते हुए अनिरुद्ध और स्वर्णा को सिर्फ शादी खत्म होने तक घर में रुकने की अनुमति दे देती है। अब इस परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल स्वर्णा की पहचान थी। आखिर यह लड़की कौन है, किस परिवार से आती है, इसका अतीत क्या है? घर में कदम रखते ही सास कामाक्षी उससे उसके परिवार के बारे में पूछने लगती हैं। वह जानना चाहती थी कि उसके माता पिता कौन है, उसका गांव कौन सा है और उसके मायके में कौन कौन है। तब स्वर्णा बताती है कि उसके माता पिता उसके जन्म के समय ही इस दुनिया से चले गए थे। बचपन से ही वह एक अनाथालय में पली बढ़ी है और उसे अपने परिवार, जाति, गोत्र या किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सच सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जिस घर में खानदान और परंपराओं को सबसे बड़ी पहचान माना जाता था, वहाँ का बेटा एक अनाथ लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले आया था। परिवार वाले चाहकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते और सिर्फ शादी तक घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ स्वर्णा पहली बार किसी परिवार का हिस्सा बनी थी, इसलिए वह हर हाल में सबका दिल जीतना चाहती थी। लेकिन इस घर में एक आदर्श बहू बनने के अपने ही नियम थे। यहाँ किसी की पढ़ाई या डिग्री से ज्यादा महत्व इस बात का था कि बहू घर के काम कितने अच्छे से करती है, स्वादिष्ट खाना बनाना जानती है या नहीं, और उसे पारंपरिक रीति रिवाजों की कितनी समझ है। घर में पहले से अनसुया नाम की बड़ी बहू मौजूद थी, जो हर काम में निपुण थी, इसलिए हर कोई अनजाने में स्वर्णा की तुलना उसी से करने लगता था। अगली सुबह घर में तुलसी पूजा रखी जाती है। सास कामाक्षी स्वर्णा को पूजा करने और मंगल गीत गाने के लिए आगे बुलाती हैं, लेकिन स्वर्णा इन सभी रस्मों से बिल्कुल अनजान थी। वह घबराहट में ठीक से पूजा भी नहीं कर पाती। तभी सभी महिलाएं अपने मंगलसूत्र पर कुमकुम लगाती हैं और स्वर्णा को याद आता है कि वह अपना मंगलसूत्र कमरे में ही भूल आई है। ये देखकर घर के बड़े बुजुर्ग उससे और भी नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर मिलने वाले ताने और बार बार होने वाली बेइज्जती स्वर्णा को अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन लगातार मिल रहे और बेइज्जती के बाद स्वर्णा समझ जाती है कि अगर उसे इस परिवार का दिल जीतना है तो उसे खुद को साबित करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। मजबूर होकर वह अपनी बचपन की सबसे करीबी दोस्त किरणमयी को फोन करती है। किरणमयी वही लड़की थी जो कभी उसके साथ अनाथालय में रहती थी, लेकिन बाद में एक अच्छे परिवार ने उसे गोद ले लिया था। स्वर्णा उससे मदद मांगती है और बताती है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ससुराल वाले उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार किरणमयी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि स्वर्णा उसे सीधे अपने ससुराल नहीं बुलाती, बल्कि गांव के पास एक छोटे से लॉज में ठहरने का इंतजाम कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाती हैं। हर रोज सुबह करीब 3-4 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता, किरणमयी लॉज में उठकर तरह तरह के स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन बनाती। फिर वह सारा खाना टिफिन में पैक कर देती और स्वर्णा अंधेरा रहते ही चुपके से वह टिफिन लेकर घर पहुंच जाती। घर की रसोई में वह उन सभी पकवानों को अपने बर्तनों में निकाल देती ताकि
किसी को जरा भी शक न हो कि खाना किसी और ने बनाया है। धीरे धीरे इस योजना का असर दिखने लगता है। जैसे ही परिवार वाले खाना खाते, सभी उसके स्वाद की तारीफ करने लगते। घर में हर तरफ यही चर्चा होने लगती कि नई बहू के हाथों में तो कमाल का स्वाद है। जो लोग कुछ दिन पहले तक स्वर्णा को अपनाने से हिचक रहे थे, वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। परिवार का रवैया भी धीरे धीरे बदलने लगता है और स्वर्णा को पहली बार महसूस होता है कि शायद अब वह इस घर में अपनी जगह बना पाएगी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन एक दिन स्वर्णा अपनी दोस्त किरणमयी के साथ बाजार में शादी का सामान और सब्जियां खरीदने जाती है। तभी अचानक स्वर्णा को महसूस होता है कि कोई अनजान आदमी काफी देर से उनका पीछा कर रहा है। पहले तो किरणमयी को लगता है कि शायद स्वर्णा बेवजह शक कर रही है, लेकिन कई गलियां बदलने के बाद भी जब वह आदमी पीछे पीछे आता रहता है तो स्वर्णा समझ जाती है कि मामला गंभीर है। वह भागने के बजाय अचानक रुक जाती है और सीधे उस आदमी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर सख्त लहजे में उससे पूछती है कि आखिर वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। तभी वह आदमी स्वर्णा की तरफ देखकर एक ऐसा सवाल करता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वह पूछता है, क्या तुम्हारा असली नाम झांसी है? यह नाम सुनते ही स्वर्णा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेती है। वह साफ इनकार करते हुए कहती है कि उसका नाम झांसी नहीं है और अगर उसने दोबारा उसका पीछा करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। स्वर्णा का यह बदला हुआ रूप देखकर किरणमयी भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपनी दोस्त का ऐसा खतरनाक अंदाज पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ वह आदमी सीधे जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर करुणा के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने एक ऐसी औरत को देखा है जिसकी शक्ल हूबहू झांसी से मिलती है। सुनते ही करुणा समझ जाता है कि मामला साधारण नहीं है। वह अपने आदमी को आदेश देता है, अगर वह झांसी नहीं है तो उसे खत्म कर दो, लेकिन अगर वह सच में झांसी है तो जरा संभल कर, क्योंकि अगर उसने अपना असली रूप दिखा दिया तो तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। यहीं से साफ हो जाता है कि स्वर्णा का अतीत कोई साधारण राज नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक कहानी से जुड़ा हुआ है। करुणा का आदेश मिलते ही उसके आदमी दोबारा स्वर्णा की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगली सुबह जब स्वर्णा किरणमयी से टिफिन लेकर घर लौट रही होती है, तभी घर के पीछे की सुनसान गली में 4-5 हथियारबंद गुंडे उसे मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तभी अगले ही पल ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ देर पहले तक एक साधारण और डरी सहमी बहू दिखाई देने वाली स्वर्णा अचानक एक खतरनाक फाइटर में बदल जाती है। वह अकेले ही सभी गुंडों पर टूट पड़ती है। उसके हर वार में गजब की तेजी और सटीकता होती है। देखते ही देखते वह सभी गुंडों को बुरी तरह घायल कर देती है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है और वे जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक गुंडा पीछे नहीं हटता। वह फैसला कर लेता है कि किसी भी कीमत पर स्वर्णा को नहीं छोड़ेगा। वह तेज धारदार हथियार लेकर पीछे से उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में पकड़ा वही हथियार उसके शरीर में गहराई तक घुस जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी किरणमयी छूटा हुआ टिफिन देने के लिए दोबारा वहां पहुंचती है तो ये सब अपनी आंखों से देखकर किरणमयी पूरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी बचपन की मासूम सहेली इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। वह स्वर्णा से बार बार पूछती है कि आखिर वह कौन है, उसे खून और लाशों से बिल्कुल डर क्यों नहीं लगता और वे लोग उसे बार बार झांसी क्यों कह रहे थे। तब स्वर्णा कहती है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद दोनों किसी तरह उस लाश को गाड़ी में रखते हैं और उसे दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं। ये सब खत्म होते होते अगली सुबह हो जाती है। इसके बाद स्वर्णा किरणमयी को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरी पूरी सच्चाई जानने का। स्वर्णा बताना शुरू करती है कि बचपन में हम दोनों एक ही अनाथालय में पले बढ़े थे। फर्क बस इतना था कि तुम्हें एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया, जबकि मैं उसी अनाथालय में रह गई। लेकिन वह अनाथालय किसी घर से कम और एक नरक से ज्यादा था, क्योंकि वहां का वार्डन कोई रखवाला नहीं बल्कि एक दरिंदा था जिसकी गंदी नजर छोटी छोटी लड़कियों पर रहती थी। स्वर्णा समझ चुकी थी कि अगर वह वहां और रुकी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एक रात मौका मिलते ही वह उस अनाथालय से भाग निकली। लेकिन बाहर की दुनिया भी उसके लिए किसी नरक से कम नहीं थी। कई दिनों तक उसने सड़कों पर भूखे प्यासे दिन काटे, छोटी मोटी मजदूरी की और जैसे तैसे खुद को जिंदा रखा। कुछ साल बाद उसे एक लॉज में काम मिल गया। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन वहां भी हर तरफ गंदी नजरें और गलत इरादे रखने वाले लोग मौजूद थे। वह हर दिन डर के साए में जी रही थी। इसी दौरान एक दिन कुछ लोग पुलिस से बचते हुए उस लॉज में छिपने आते हैं। शुरुआत में स्वर्णा उन्हें अपराधी समझती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे खुद को भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला एक गुप्त संगठन बताते हैं। उस संगठन का मुखिया था करुणा। उसी रात लॉज का एक कर्मचारी स्वर्णा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्वर्णा चुप नहीं रहती। वह पास पड़ा एक धारदार हथियार उठाती है और उसी से उस आदमी की जान ले लेती है। यह उसकी जिंदगी का पहला कत्ल था। करुणा यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि इस लड़की के अंदर डर नहीं बल्कि आग छिपी हुई है। वह स्वर्णा को अपने संगठन में शामिल कर लेता है। इसके बाद जंगलों में उसकी कठोर ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे हथियार चलाना, हाथों से लड़ना और हर मुश्किल हालात में जिंदा रहना सिखाया जाता है। इसी दौरान करुणा उसे एक
नया नाम देता है, झांसी। धीरे धीरे झांसी उस संगठन की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद फाइटर बन जाती है। उसके नाम से दुश्मन कांपने लगते हैं, लेकिन समय के साथ स्वर्णा को एहसास होता है कि करुणा कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि सत्ता और पैसों का भूखा इंसान है। वह पैसों के लिए किसी की भी हत्या करवा देता था और अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने से भी नहीं हिचकता था। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब उसकी नीयत स्वर्णा पर भी खराब हो जाती है। उसी पल स्वर्णा फैसला कर लेती है कि अब इस खूनी दुनिया का अंत होना चाहिए। वह गुप्त रूप से पुलिस की मदद करती है और करुणा के ठिकाने की जानकारी पुलिस तक पहुंचा देती है। पुलिस की रेड में करुणा गिरफ्तार हो जाता है और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्वर्णा हमेशा के लिए उस खूनी दुनिया से भाग निकलती है। इसके बाद वह अपनी पुरानी पहचान झांसी को हमेशा के लिए दफना देती है और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात डॉक्टर अनिरुद्ध से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं। स्वर्णा को लगने लगता है कि अब उसका अतीत हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन आज करुणा के आदमियों ने उसे ढूंढ निकाला था। वह किरणमयी से कहती है, करुणा को पता चल गया है कि मैं जिंदा हूँ और अब वह मुझे या तो वापस अपनी दुनिया में ले जाएगा या फिर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दूसरी तरफ करुणा के आदमी जेल में पहुंचकर उसे बताते हैं कि जिस औरत का उन्हें शक था उसने अकेले ही उसके सभी गुंडों को बुरी तरह हरा दिया। ये खबर सुनते ही करुणा समझ जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी साथी झांसी ही है। अब उसे हर हाल में बाहर निकलना था, इसलिए वह जेल के अंदर ही एक खौफनाक साजिश रचता है। पहले वह एक कैदी की हत्या कर देता है और फिर जेल में ऐसा धमाका करवाता है कि पूरी बैरक आग की चपेट में आ जाती है। आग बुझने के बाद पुलिस को कई कैदियों की जली हुई लाशें मिलती हैं और उन्हीं में एक लाश को करुणा की मान लिया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में करुणा को मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि असल में वह इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जेल से फरार हो चुका था। उधर गांव में भी हालात तेजी से बदल रहे थे। स्वर्णा के ससुर रमैया राजू इलाके के एक ईमानदार और प्रभावशाली नेता थे। आने वाले चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। उसी इलाके का एक भ्रष्ट और लालची नेता मधुसूदन राव हर हाल में चुनाव का टिकट चाहता था, लेकिन रमैया राजू उसके काले कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में उसे टिकट देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनके पास मधुसूदन के अवैध शराब कारोबार और दूसरे घोटालों के अहम सबूत भी थे, जिन्हें वह मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाले थे। जब यह बात मधुसूदन को पता चलती है तो वह बौखला उठता है। तभी उसकी मुलाकात करुणा से होती है। दोनों अपने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए हाथ मिला लेते हैं। करुणा मधुसूदन से कहता है कि अगर उसे पैसे और राजनीतिक संरक्षण मिल जाए तो वह रमैया राजू के पूरे परिवार का नामो निशान मिटा देगा। वैसे भी उसी घर में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन झांसी यानी स्वर्णा छिपी हुई है। यहीं से दो खतरनाक दुश्मनों की यह साझेदारी पूरे परिवार पर मौत का साया बनकर मंडराने लगती है। कुछ समय बाद स्वर्णा को अपने घर के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ दिखाई देता है। ये कोई साधारण निशान नहीं था बल्कि करुणा का डेथ सिंबल था। करुणा किसी भी बड़े हमले से पहले यही निशान छोड़ता था। ये देखते ही स्वर्णा समझ जाती है कि करुणा गांव तक पहुंच चुका है और उसका अगला निशाना उसके ससुर रमैया राजू हैं, जो उसी समय मुख्यमंत्री से मिलने एक अहम बैठक में गए हुए थे। स्वर्णा बिना किसी को कुछ बताए तुरंत वहां के लिए निकल पड़ती है। मीटिंग वाली जगह पहुंचते ही वह पूरे इलाके पर नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक बस पर पड़ती है। बस के अंदर बैठे हथियारबंद लोगों को देखते ही वह समझ जाती है कि यही करुणा के आदमी हैं जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। बिना एक पल गंवाए स्वर्णा चुपचाप बस के अंदर पहुंच जाती है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहती है। बस चलते ही सभी गुंडों को एहसास हो जाता है कि उनके सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि वही झांसी खड़ी है। अगले ही पल पूरी बस युद्ध का मैदान बन जाती है। स्वर्णा अकेले ही एक एक करके सभी हथियारबंद गुंडों से भिड़ जाती है। चलती बस के अंदर वह सीटों, लोहे की रॉड और उनके ही हथियारों का इस्तेमाल करके सभी को मौत के घाट उतार देती है। कुछ ही मिनटों में पूरी बस लाशों से भर जाती है और करुणा का यह हमला पूरी तरह नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ रमैया राजू सुरक्षित मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं और मधुसूदन राव के खिलाफ मौजूद सभी अहम सबूत उनके हाथों में सौंप देते हैं। सबूत मिलते ही पुलिस मधुसूदन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। यह जानकर मधुसूदन गुस्सा हो जाता है और मिलने के लिए करुणा के पास जाता है और कहता है कि तूने कहा था रमैया राजू बच नहीं पाएगा, अब उसकी पूरी फैमिली का नामो निशान मिटा दे, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यहीं से इस कहानी की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। बस में हुए इस सामूहिक हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। मामले की जांच पुलिस ऑफिसर शरद को सौंपी जाती है। जांच के दौरान पुलिस को बस के अंदर से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जब शरद उन फिंगरप्रिंट्स को पुलिस डेटाबेस में मैच करवाता है तो जो रिकॉर्ड सामने आता है उसे देखकर वह भी हैरान रह जाता है। रिकॉर्ड में लिखा होता है,
झांसी करुणा गैंग की मोस्ट वांटेड कमांडर, और दिखाई देने वाली तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि स्वर्णा की होती है। अब शरद को समझ आ जाता है कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उधर स्वर्णा भी समझ जाती है कि अब उसका अतीत ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा, इसलिए उसी रात वह डॉक्टर अनिरुद्ध को सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि उसका असली नाम झांसी था, वह कभी करुणा के संगठन का हिस्सा थी और उसके हाथों कई लोगों की जान जा चुकी है। अब करुणा वापस आ चुका है और वह पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है, इसलिए वह यह घर छोड़कर चली जाना चाहती है ताकि उसकी वजह से किसी और की जान खतरे में न पड़े। लेकिन अनिरुद्ध उसका साथ छोड़ने के बजाय उसका हाथ थाम लेता है। वह साफ कहता है कि उसे स्वर्णा के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो कुछ भी किया वह हालात की मजबूरी में किया था। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आज स्वर्णा कैसी इंसान है। अनिरुद्ध उससे कहता है कि अब वह अकेली नहीं है, वह उसकी पत्नी है और इस परिवार का हिस्सा है, इसलिए वह कहीं नहीं जाएगी। जो भी मुसीबत आएगी पूरा परिवार मिलकर उसका सामना करेगा। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर स्वर्णा पहली बार महसूस करती है कि उसे जिंदगी में ऐसा इंसान मिला है जो उसके अतीत नहीं बल्कि उसके वर्तमान पर भरोसा करता है। आखिरकार वह रात आ ही जाती है जिसका सभी को इंतजार था। अनिरुद्ध की बहन की शादी का दिन था, पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था और हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी बीच स्वर्णा अपने अभीतीत का पूरा सच परिवार के सामने रख देती है। शुरुआत में सभी लोग यह सच्चाई सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि स्वर्णा किन हालात से गुजरकर यहाँ तक पहुंची है तो पूरा परिवार उसका साथ देने का फैसला करता है। खासकर उसकी सास कामाक्षी पहली बार अपनी बहू के साथ मजबूती से खड़ी हो जाती है। अब यह सिर्फ स्वर्णा की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। तभी अचानक पूरे घर में एक डरावनी धुन गूंजने लगती है। यह वही धुन थी जिसे करुणा हर बड़े हमले से पहले बजवाता था। अगले ही पल करुणा अपने हथियारबंद गुंडों के साथ पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेता है। वह स्वर्णा से कहता है, अगर तुम बिना किसी विरोध के मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन स्वर्णा साफ इनकार कर देती है। बस फिर क्या था, अगले ही पल पूरा घर गोलियों और चीख पुकार से गूंज उठता है। परिवार के सभी लोग भी अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडों का मुकाबला करने लगते हैं। इसी बीच करुणा अपनी गाड़ी सीधे घर के अंदर घुसा देता है। गाड़ी की टक्कर से दीवारें टूट जाती हैं और स्वर्णा जोरदार चोट लगने से कुछ पल के लिए घायल हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर करुणा गाड़ी से नीचे उतरता है और स्वर्णा को कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। वह कहता है, मैंने पहले ही कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तभी स्वर्णा किसी तरह अपने पास पड़ा एक नुकीला हथियार उठा लेती है और पूरी ताकत से करुणा के पैर पर वार कर देती है। दर्द से करुणा वहीं तड़पने लगता है। स्वर्णा उठकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं अपने अतीत को बहुत पहले दफना चुकी थी, लेकिन तुमने मुझे फिर से झांसी बनने पर मजबूर कर दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर स्वर्णा जैसे ही करुणा पर आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ती है, करुणा उस पर गोली चला देता है, जबकि पहले ही स्वर्णा पूरी ताकत से करुणा के गले में नौखिला हथियार घोंप देती है। करुणा वहीं तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। वहीं इसके बाद परिवार वाले तुरंत घायल स्वर्णा को संभालते हैं और उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। इस घटना के बाद परिवार उसे पूरी तरह अपना लेता है। जिस बहू को कभी अपनाने में उन्हें हिचकिचाहट थी, आज वही इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत और सम्मान बन चुकी थी। आखिरकार स्वर्णा को वह परिवार और अपनापन मिल जाता है जिसके लिए वह बचपन से त्रस्ती रही थी। और इसी खूबसूरत मोड़ के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।